Good afternoon to the esteemed guests we have, my co-panelist, Shri Guru Charan Sir, Gil Sir, Seema Madam, Vardika Madam, then Prahlad Sir, and Ramananda, and my old friend Sanju, Dr. Sanjula, and Dr. Pramodji. Thank you so very much for having me here. मैं कोशिश करूंगी क्योंकि हम एमएटी में थोड़ा सा एम्फेसाइज करते हैं इंग्लिश में पढ़ाने का, तो मैं अभी जब मैडम संघीय वर्ड बोल रही थी तो मैं उसको गूगल करके ढूंढ रही थी, मैंने कहा ये मेरा ही टॉपिक है। सो थोड़ा सा माफी चाहूंगी इन केस थोड़ा सा लैंग्वेज इश्यूज हो तो। सो फेडरलिज्म जो वर्ड है वो एक लैटिन टर्म फीडस से निकल के आया था, जिसका मतलब जैसे मैडम ने बताया कि एक अग्रीमेंट होता है, एक कॉवेनेंट होता है जहाँ पे कुछ राज्य तय करते हैं कि हमें साथ में आना है और अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी अपनी क्रिएट करनी है। तो इसके बेसिस के ऊपर हमारे दो टर्म्स निकल के आते हैं, फेडरलिज्म एंड फेडरल स्ट्रक्चर। तो जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं क्या और फेडरल स्ट्रक्चर की, तो ये क्या दो एक ही चीजें हैं या विभिन्न है? ये दोनों विभिन्न माना जाता है क्योंकि फेडरलिज्म इज अ काइंड ऑफ एन आइडियोलॉजी, एक स्पिरिट है, एक भावना है इसको, और इसका कोई सेट प्रिंसिपल नहीं है क्योंकि हम पूरे विश्व में हम देखते हैं तकरीबन 25 से 30 देश हैं जिसमें व्यवस्था है और सबकी अलग अलग है। हम यूएसएसआर को देखते हैं, इंडिया को देखते हैं, स्पेन को देखते हैं, तो डिफरेंट फेडरल स्ट्रक्चर हमें दिखने को मिलते हैं। और फेडरल स्ट्रक्चर का बेसिक मतलब होता है एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जो एक कंट्री है, गवर्नेंस है, वो किस तरीके से रन कर रही है। आपको सभी देशों के अंदर चाहे मैंने जैसे बताया स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसएसआर, सब में आपको अलग अलग तरीके का फेडरेशन मिलेगा। देयर इज नो पर्टिकुलर प्रिंसिपल फॉर दी फेडरलिज्म, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर को काफी देशों ने अक्रॉस द ग्लोब इसको अडॉप्ट किया है। दो तरीके की यहाँ पे अप्रोचेज होती हैं फेडरलिज्म को लेके, एक होती है होल्डिंग टुगेदर और एक होता है कमिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर का मतलब होता है कि हम सब यूनाइटेडली साथ में एक साथ रहना चाहते हैं, जैसे उन्होंने बताया विभाजित इंडिया में है होल्डिंग टुगेदर, जहां पे हम डिवाइड यानी कि कोई भी राज्य अपना इंडिपेंडेंट सिटीजनशिप नहीं देता है यहाँ पे कि आप अलग हो जाएं। एक होता है कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर का मतलब है कि अपना अपना स्वार्थ है, आई वुड से कि अपनी सोवरेनिटी, अपना पावर बढ़ाने के लिए सब राज्य तय करते हैं कि हमें संगठित होना, जैसे आप यूएसए वगैरह में देखेंगे। तो वो अपना और वो अपने पावर, उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता है सेपरेट, जबकि इंडिया में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ही सिटीजनशिप है। लेकिन जहां पे कमिंग टुगेदर होता है वो लोग अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी आइडेंटिटी सेपरेट रखते हैं, और जब उनको नहीं बैठता है देन दे कैन डिसइंटीग्रेट ऑल्सो। जैसे आपने यूएसएसआर वगैरह में भी देखा है, हमारा चेकोस्लोवाकिया में भी देखा था, वहां पे पाकिस्तान और बांग्लादेश भी जैसे आपने देखा होगा, ये सब पहले साथ में थे, लेकिन उनमें फेडरलिज्म तो था लेकिन उनकी अप्रोच क्या थी? डोमिनेंस, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। वो पावर्स को केंद्रित रखना चाहते थे, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते थे, इसलिए अंत में उनका विभाजन हो गया और इसी कारण वो डिफरेंट स्टेट्स में स्प्लिट हो गए थे। हमारे इंडिया में जो टर्म है फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट्स एक्ट 1919 से इंट्रोड्यूस किया गया था, और सब्सिक्वेंटली जैसे मैडम ने बताया कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे उनके दिमाग में भी था कि हाँ इंडिया को फेडरल स्टेट हमको बनाना है, लेकिन उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस जो थे, जब उन्होंने मुस्लिम लीग को इंडिपेंडेंस दिया, फिर पाकिस्तान का विभाजन हो गया, उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरीके से हम किसी को पूरी तरीके से पावर नहीं दे सकते, तो हमें प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी भी रखना है, कोऑपरेशन भी रखना है। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी यानी कि सभी राज्य संगठित रहेंगे, यूनाइटेड रहेंगे, राइट। कोऑपरेशन का मतलब क्या है? जब सेंटर और स्टेट के बीच में जब पावर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे तो इनके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए जहां पे एनार्की हो जाए या डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हो जाए, तो किसी एक को लीड लेना है एंड उसके ऊपर डिसीजंस लेना है। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे कि जो 7th शेड्यूल है उसके अंदर वेरियस लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, जहाँ पे आपने देखा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। और इसी लिस्ट के तहत जो डिफरेंट पावर्स हैं, जो एरियाज है, उसको डिफाइन कर दिया गया है कि सेंटर किस मैटर्स के ऊपर लॉज बना सकता है, स्टेट किस पर, और कहाँ पे यूनिफॉर्म, और जहां कहीं कॉन्फ्लिक्ट आता है सेंटर लीड कर जाता है, सेंटर के जो भी लॉज होंगे दैट वुड बी द लीडिंग प्रिंसिपल्स। जब जैसे मैडम ने बताया कि देयर इज नो टर्म लाइक फेडरलिज्म और फेडरल स्ट्रक्चर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 1 में यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड्स को यूज किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने आपको बताया यही था कि यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी कि वो नहीं चाहते थे कि कभी भी कोई स्टेट एक इंडिपेंडेंटली आके कहे, राजस्थान आके कहे कि मुझे एक अलग आइडेंटिटी चाहिए, मुझे एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, एक अलग सिटीजनशिप चाहिए। इस चीज को अवॉइड करने के लिए कहा था।
एट द सेम टाइम आर्टिकल 2 और 3 जब आप देखते हैं तो वहां पे जो हमारा पार्लियामेंट है उसको एक पावर दिया गया है कि एक नए राज्य को बनाया भी जा सकता है और एग्जिस्टिंग जो हमारे स्टेट्स उनको स्प्लिट भी किया जा सकता है। जैसे आपने देखा मुंबई है, देन झारखंड है, काफी सारे स्टेट, जब 1947 में 14 स्टेट से अब तकरीबन 29 स्टेट्स हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। ये क्यों संभव हो पाया है? बिकॉज ऑफ आर्टिकल 2 and 3 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन पॉसिबल। सो इसके अलावा अंबेडकर जी वॉज वेरी एडमेंट। उनका जो आप लेजिस्लेटिव डिबेट्स में देखेंगे तो वो कॉन्क्रीटली चाहते थे कि इंडिया को पूरी तरीके से फेडरलिज्म की तरह नहीं कहा जाएगा। केसी खेर का एक टर्म है कॉसी फेडरलिज्म, काफी डिबेट्स भी आती है कि ये टर्म क्यों यूज किया जाता है। काफी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आता है कि कॉसी फेडरलिज्म टर्म आया कहां से। एक्चुअली ये टर्म सेल्फ जनरेटेड है क्योंकि कुछ अंश, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, एक जजमेंट था स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1977 का। वहां पे जस्टिस, आई कैन रिमेम्बर, जस्टिस रग या बिल्स थे, नाम मैं भूल रही हूं उनका, उन्होंने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्फीबियन की तरह है। एम्फीबियन मतलब जो धरती में भी रह लेगा और पानी में भी रह लेगा। तो जब जरूरत पड़ेगी तब हम यूनियन स्ट्रक्चर को ऑप्ट कर लेंगे और जब हमें लगता है कि परिस्थितियां थोड़ी बिगड़ रही हैं तो हम उसको जब बेटर है तब वी कैन गो फॉर दी फेडरल, एंड जब हमें लगेगा तो हम सेंट्रलाइजेशन पावर कर देंगे। तो एक बहुत ब्यूटीफुल सा ये जजमेंट था। एंड उससे एक बात हमें क्लैरिटी होती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स बहुत ही फार साइटेड थे, बहुत ही दूरदर्शी थे। उन्होंने बहुत दूर तक की सोची कि क्योंकि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटीज। यहाँ पे आपको बहुत विभिन्नता मिलेगी, लैंग्वेज की, रीजनल्स की, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, सब तरीके से विविधता है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि ये परिस्थिति आज तो नहीं दिख रही क्योंकि इस वक्त हम सब इंडिपेंडेंस के लिए ही एस्पायर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं, लॉन्ग रन में ये प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि इंडिपेंडेंस मिलती जाएगी, समय के साथ में ये कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। तो इसीलिए उन्होंने इसको कॉसी फेडरल के फॉर्म में रखा कि परिस्थिति के हिसाब से विल ट्राई टू फिक्स अप द सिचुएशंस। काफी सारे एलिमेंट्स है फेडरलिज्म के, आपको जिसमें आपको बता चुकी हूँ कि देयर शुड बी मल्टीपल टियर ऑफ गवर्नमेंट्स होना चाहिए, यानी कि जिसमें मैंने आपको बताया सेंटर एंड स्टेट। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद में पंचायत को भी एक 3rd टियर बनाया गया है। आपका 11th एंड 12th शेड्यूल एडअप किया गया है इसके अंदर। देन डिविजन ऑफ पावर्स किया गया है। हालांकि पंचायत अभी बहुत कमजोर हैं, इनको अभी एम्पावर करने की बहुत जरूरत है एट द 3rd टियर, जिसे हम बोलते हैं तीसरा स्तर या लेवल जो बोलते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, आपको सभी को पता है। अगेन एक फीचर है फेडरलिज्म का, लेंथीएस्ट अक्रॉस द ग्लोब कहा जाता है कि सबसे लंबा जो कॉन्स्टिट्यूशन, हर एक चीज यहाँ पे लिखी गई है। एंड देन देयर इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज देयर। जैसे आपको पता है कि जब भी जुडिशरी का 2 रोल आता है, एक तो इंटरप्रिटेशन में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, और दूसरा रोल आता है कि जब भी कोई स्टेट और सेंटर के बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए भी दैट इज द रोल प्लेड बाय द जुडिशरी। इस तरीके से काफी सारे अदर फीचर्स भी हैं और काफी सारे फीचर्स ऐसे हैं जो हमें नॉन फेडरलिज्म का भी को भी इंक्लूड करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि डिवीजन ऑफ पावर्स जो है इट इज नॉट इक्वल, सेंटर इज मोर स्ट्रांग, सेंटर को ज्यादा पावर्स है इन कंपैरिजन टू द जो स्टेट लेवल्स है या फिर आप पंचायत या रूरल लेवल्स पे कहेंगे। जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो एक्चुअली होता तो स्टेट के लिए है, लेकिन करता कौन है? सेंटर करता है। और उससे काफी सारे पावर्स जो होते हैं, अगेन it dilutes the purpose of making our constitution to be more federal. Then there are many other things like जैसे हमारे इलेक्शन कमीशन है, then again उसको भी अपॉइंटमेंट्स वगैरह सेंट्रली किए जाते हैं। स्टेट्स के पास जैसे हाई कोर्ट जजेस रिमूव करना है, अगेन दिस इज नॉट द पावर गिवन टू द स्टेट। सो ये तो बात इन जेनरिक, आप सबको एसेंशियल फीचर्स नॉन फीचर्स तो पढ़े होंगे या यू कैन गूगल इट आउट ऑल्सो, आप आराम से ढूंढ सकते हैं। सो अब सवाल ये उठता है कि हमारा स्ट्रक्चर फेडरलिज्म सर्वाइव कैसे कर रहा है? इतनी डाइवर्सिटीज हैं, इतना सब कुछ कल्चर वेरिएशंस हैं, तब भी हम सर्वाइव कैसे कर पा रहे हैं? हमारे यहाँ पे लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं, यानी कि लैंग्वेज को हम बहुत ही अकोमोडेट करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मालूम है 22 भाषाएं जिनको लिस्ट आउट भी किया गया है और बहुत इजीली हमने अडॉप्ट भी किया है। लैंग्वेज की बेसिस पे काफी सारे आपको पता है कि जैसे तेलुगु और काफी सारे स्टेट्स जो है वो लैंग्वेज बेसिस पे स्प्लिट आए हुए। यहाँ पे एक पॉइंट और कहूंगी, जो लैंग्वेज को हम स्ट्रेंथ कहते हैं कि जिसके कारण फेडरलिज्म में यही हमारी वीकनेस में भी आता है
कि यही हमारा थ्रेड बन रहा है हमारे फेडरलिज्म को, जिसको हम अभी तक स्ट्रेंथ माने आ रहे हैं, अभी हमारे थ्रेड भी बन रहा है क्योंकि अब बहुत सारे स्टेट्स आती जा रहे हैं। जैसे मैंने बोला 14 राज्य थे, अब तकरीबन 29 स्टेट्स हो चुके हैं। तो इट्स लिटिल डिफिकल्ट नाउ। अगर इस तरीके से स्प्लिटिंग होती चली गई तो लॉन्ग रन में थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ये हमारा स्ट्रेंथ भी और ये हमारा थ्रेट भी है फेडरलिज्म को सर्वाइव करने के लिए। देन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है कि दीज वुड बी द किस स्थिति में सेंटर का पावर रहेगा, किस स्टेट में रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट में एक समन्वय बिठाया गया है इसके अंदर। थ्रेट्स की बात करें तो रीजनलिज्म, लैंग्वेज, लिंग्विज्म, देन सेंट्रल प्लानिंग, सारी चीजें सेंट्रली प्लान्ड आउट होती है। स्टेट्स के बाद बहुत कम पावर होता है और गांव को तो भूल ही जाए, यानी कि पंचायत जो होती हैं उनको तो बिल्कुल भी बहुत ही लीस्ट पावर्स दिए गए हैं विद रिगार्ड टू दैट। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो मिलती है स्टेट्स के बीच में, दे फील कि काफी सारी इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं। जीएसटी लगा था, काफी गवर्नमेंट के प्रोमिसेस थे, काफी समय से ड्यू चल रहे हैं, फुलफिल नहीं हुए हैं। काफी सारी एक्सटर्नल फोर्सेस भी आते हैं, जैसे आप देखते हैं कि हमारे कई बॉर्डर लाइंस पे रहते, कश्मीर का तो इशू है सबको पता ही है। देन ऑन द ईस्टर्न साइड पे भी काफी बार डिस्प्यूट चलता है, जब श्रीलंका में भी अभी चला था तमिलियंस का, तो इट ऑल्सो क्रिएटिंग अ थ्रेट इन इंडिया ऑल्सो। सो काफी सारी जो ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, दिस इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ थ्रेट टू द फेडरलिज्म। गवर्नमेंट ऑफिस के बारे में बात ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। देन अमेंडमेंट का जो पावर है, इट इज मोर और लेस बीन गिवन टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास ज्यादा होता है, चाहे स्टेट का स्प्लिटिंग भी करना हो तो सिर्फ ये तो जरूरी है कि राज्य के लेजिस्लेशन से पास होकर आएगा, लेकिन उनका से नहीं है, उसको रिजेक्ट भी कर सकता है पार्लियामेंट। सो इन दैट केस जो अमेंडमेंट्स भी किए जाते हैं, स्टेट फॉर्मेशंस भी किए जाते हैं, उसमें भी स्ट्रॉन्ग से नहीं है। इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट्स को भी निग्लेक्टेड किया गया है। दैट वुड बी माय लास्ट पॉइंट, जिसके कारण एक फेडरलिज्म स्प्रिट कुछ हम बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स समवेयर मिसिंग। सो दिस इज माय ब्रीफ ओपिनियन एंड अ क्विक ओपिनियन ऑन फेडरलिज्म, जो मैंने अपनी समझ से आप सबके साथ में शेयर किया, एंड विच वी डू शेयर विद आवर स्टूडेंट्स ऑल्सो। कोई आपका इनपुट, कॉमेंट, एक्सपर्ट एडवाइस या कॉमेंट हो तो प्लीज दैट वुड बी मोस्ट वेलकम फ्रॉम ऑन दी एंड्स। सो थैंक यू सो वेरी मच। देखिए, प्रोफेसर सरोज बोरा जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे सामने कुछ कंसर्न्स रखी। क्या ये पुस्तक में अभी भी कुछ संभावनाएं हैं, है ना? सीबीआई का भी देख रहे होंगे, कुछ राज्यों और केंद्र के बीच टसल चल रही है, वो फेडरलिज्म की शायद कुछ बातचीत होगी। तो किसी ने पूछा कि मीमांसा करता क्या है इसमें? आप कहते हो लोक विमर्श, आमजन क्यों शामिल होना चाहिए? क्या ये आमजन का विषय नहीं है कि संघ और राज्य के बीच? और आपने रखा कि पंचायत राज कितना कमजोर है ना, जो हमारे यहाँ आधार है, ग्रामीण इकोनॉमी का पूरा अवधारणा है, उस पर बहुत बढ़िया बातचीत आपने रखी। तो निश्चित रूप से मीमांसा के अगले कुछ सत्रों में आप और विषयों पर सुनने का मौका देखेंगे, और आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बात रखी। हमारे यहाँ कुछ लाइट जल जानी चाहिए कि हमें इन पर ध्यान देना चाहिए। चलिए, थैंक्स अ लॉट, आपने अपनी बात रखी। अब इसी क्रम में